हाँ, देखो अपन क्या है, एक बार पूरा इसको पढ़ चुके हैं, एक बार क्या समराइज कर लेते हैं और बाद में अपन क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर देखें। तो हमने क्या है इसको, एक्ट को क्या है एक बार अच्छे से रीड आउट भी कर लिया है, और इसके बाद में अपने क्या है इसके सारे सेक्शन और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में क्या है हमने सुन लिया है। हाँ, अब इसमें क्या देखेंगे कि जो पहला है, यानी इसके याद करने का तरीका हमें क्या देखना है। याद करने का जो तरीका होगा वो ये होता है, कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट है, तो उस एक्ट में क्या है पहले उसका नाम, यानी पहले उसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, तो सबसे पहले मेरे को क्या है उसके कब तो वो इनेक्टमेंट हुआ और कब वो क्या है पारित हुआ, ये चीज हमें देखनी होती है। कि पहले ये तो था कि 13 सितंबर 2005 को क्या हुआ था ये, यानी पारित किया गया था, और 26 अक्टूबर 2006 को क्या है लागू किया गया था। और फिर क्या है इसकी अधिनियम संख्या क्या है, 43, यानी 43, जो 43 नंबर है इसकी अधिनियम संख्यांक दे रखे हैं। तो ये कोई भी एक्ट उठाते हैं तो उस एक्ट को उठाते समय हमें तीन बातें तो याद करनी होती हैं। कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते समय हमें तीन बातों का, इस बात का ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें याद करना है। तो इसमें ये एक तो निकटमेंट डेट क्या होती है, एक पारित करने की डेट क्या होती है, ये दोनों अपने को विशेष ध्यान रखनी है। 13 सितंबर 2005 को तो क्या होता है ये पारित किया गया था, इनेक्टमेंट डेट थी, और कमिशमेंट डेट थे 26 अक्टूबर 2006 को थी। फिर इसमें हमें क्या देखा था, ये देखा था महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित या संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विधियों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया। ये जो महिला डोमेस्टिक वायलेंस है, वो कहता है परिवार के अंदर अगर किसी प्रकार की क्रूरटी होती है या परिवार के अंदर किसी तरीका का कोई क्या अत्याचार होता है, तो उसके ऊपर अप्लाई करेगा, और क्या करेगा ये जो संविधान के तहत अगर जो उसको अधिकार प्रदान किए गए उन अधिकारों की क्या है प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। और ये क्या है भारत के गणराज्य के 56वें वर्ष में, 56 वर्ष में क्या संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा क्या है पारित किया गया था। तो ये बातें हमने देख ली थी और ये शॉर्ट में अपने को याद भी रखनी है। अब क्या करेंगे, जो कोई भी एक्ट हो उसका एक नंबर जो सेक्शन होता है वो ये कहता है इंट्रोडक्शन देगा, क्या देगा कि ये जो एक्ट है इसका नाम क्या है, और उसका क्या है ये कब अप्लाई किया गया था और कहां पे अप्लाई हुआ। तो तीन बातें अपने को याद रखनी होती है। पहला ये कहता है कि इसका शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट, यानी शोर्ट टाइटल क्या होगा इसका, डोमेस्टिक वायलेंस इसका शोर्ट टाइटल होगा, कि शोर्ट टाइटल है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये इसका शोर्ट टाइटल है। और ये कहां लागू होगा, होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में। ये अब क्या है जम्मू कश्मीर के एक्सेप्ट छोड़ देना, यहाँ पे इसको कट कर देंगे, और इसके अलावा क्या है होल ऑफ इंडिया में ये अप्लाई किया जाएगा। कब होगा, 26 अक्टूबर 2006 से क्या अप्लाई किया जाएगा। फिर हमने क्या डेफिनेशन क्लोज देखा, डेफिनेशन क्लोज में हमें क्या शॉर्टली अगर देखें तो एग्रीव्ड कौन होगा, एग्रीव्ड का मतलब जिस महिला के साथ अगर कोई क्रूल्टी हुई है उसको एग्रीव्ड पर्सन कहा जाएगा, कि परिवार के अंदर जिसने प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट ने उसको क्या किया है, कोई नुकसान कारित किया है, तो उस जैसे क्या है उस परिवार में के नातेदारों ने या रिस्पोंडेंट व्यक्ति ने किसी प्रकार की क्या है घरेलू हिंसा की है या शिकार रही है, वो एग्रीव्ड पर्सन रहेगा। बालक किसको कहा गया, बालक में अलग अलग बताए गए कि कहाँ पे, जैसे हम क्या है कोई दूसरे एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे बालक के अलग रूप बताए गए। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें क्या है 3 प्रकार के बालक को इंक्लूड किया गया है। कौन सा, जैसे अडोप्शन, और जो सोतेला या पोषित बालक, यानी क्या कहता है कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसको बालक कहा जाएगा। या फिर अडोप्टेड और स्टेप और फोस्टर, यानी स्टेप, अडोप्टेड और फोस्टर को बालक माना गया है। फिर हमने प्रतिकर जो कंपनसेशन ऑर्डर है, फिर कस्टडी ऑर्डर है, ये हम क्या है आगे जो सेक्शन है 22 और 21 में देखेंगे। फिर डीआईआर क्या होती है, डीआईआर में हमने देखा है कि डीआईआर का मतलब होता है कि जो जिस महिला के साथ अगर इंसिडेंट होती है, घटना होती है, उस घटना के बारे में एक जो परफॉर्मा नंबर 5 जो भर के अगर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई जो एनी पर्सन क्या है किसी को यानी मजिस्ट्रेट को या पेश किया जाता है उसको डीआईआर कहा जाएगा, या जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट ही कहा जाएगा। ये परफॉर्मा इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर हमने क्या देखा
डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है कि साझी गृहस्थी में जो साथ रह रहे हैं उसको क्या है, रिलेशनशिप कहा जाएगा। फिर इसमें घरेलू हिस्सा की जो सेक्शन 3 में हम डेफिनेशन देखेंगे वो देखिए। फिर 4 में जो दहेज किसको कहेगा, जो प्रतिषेध अधिनियम में बताएगा उसी को क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहा जाएगा। मजिस्ट्रेट किसको कहा जाए? मजिस्ट्रेट यहाँ पे बात ध्यान रखने लायक होती है। इसमें क्या देखेंगे कि व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है, या तो क्या है व्यथित व्यक्ति एग्रीड पर्सन रेजिडेंस कर रहा है, या जहां पर क्या है प्रत्यर्थी निवास करता है, जहां पे प्रत्यर्थी अगर निवास कर रहा है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित या कहा गया है, जो भारतीय दंड से जो हमारे जो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है या जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसी को क्या है, उसी को मजिस्ट्रेट माना जाएगा। तो मजिस्ट्रेट का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में क्या एक्सप्लेन किया गया कि जो सीआरपीसी में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है उसी को क्या है मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। हाँ, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो मेडिकल फैसिलिटी क्या है, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है जो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी चिकित्सीय सुविधा को क्या है गजट नोटिफिकेशन कर दिया, अधिसूचित कर दिया गया, उसी को क्या मेडिकल फैसिलिटी कहा जाएगा। फिर धन्य अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ क्या कहा जाए? मॉनेटरी रिलीफ का मतलब होता है कि जो एग्रीड पर्सन को या घरेलू हिस्सा के अधीन जो घरेलू हिस्सा हुई है उसके जो खर्चे या जो हानि नुकसान हुए उसके संबंध में जो रिलीफ दी जाती है या रिलीफ मांगने की इच्छा की जाती है उसको धन्य अनुतोष या मॉनेटरी रिलीफ कहा जाएगा। फिर नोटिफिकेशन का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गजट नोटिफिकेशन करती है उसको अधिसूचना कहा जाएगा। विहित किसको कहोगे? विहित का मतलब प्रेस्क्राइब्ड, कि जो रूल एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब्ड कर दिए गए हैं उसको क्या है प्रेस्क्राइब्ड या रूल कहा जाएगा। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के क्या जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया गया है उसी को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसी को प्रोटेक्शन ऑफिसर कहा जाएगा। फिर इसमें हमने क्या है प्रोटेक्शन ऑर्डर देखा, प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 में जो पढ़ेंगे। फिर जो हमारा रेजिडेंस ऑर्डर है जो कि सेक्शन 19 में पढ़ेंगे। फिर प्रत्यर्थी क्या होता है? प्रत्यर्थी का मतलब होता है कि कोई वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है, व्यथित व्यक्ति के घरेलू रिलेशनशिप में रह रहा है, या जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है तो उसको क्या है रिस्पोंडेंट कहा जाएगा। इसका मतलब है कि जिसने चाहा है, किसने एग्रीड पर्सन ने, जिससे जो क्या है रिलीफ मांगी गई है वो क्या है एग्रीड रिस्पोंडेंट होगा। रिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई वयस्क पुरुष होना चाहिए, पहली बात तो क्या है वयस्क होना चाहिए। सेकंड कहता है व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में रह रहा है या जिसके विरुद्ध क्या है व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई अनुतोष चाहा है यानी रिलीफ चाहिए है तो उसको एग्रीड पर्सन माना जाएगा। अब कहता है एग्रीड पर्सन में प्रोवाइडेड दे रखा है। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है कि यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदार में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। यानी उसके नातेदार यानी जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट में मतलब हस्बैंड को ही नहीं माना गया कि जो नातेदारी में जो रह रहा है उसको भी क्या है वहां पे रिस्पोंडेंट व्यक्ति माना गया है। फिर क्या है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या है जो सेक्शन 10 में जो हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड करवा दे, अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवा देता है और सेवाएं प्रदान करता है उसको क्या माना जाएगा? उसको सर्विस प्रोवाइडर माना जाएगा। फिर साझी गृहस्थी का मतलब शेल्टर होम। शेल्टर होम मतलब जो परिवार के रिस्पोंडेंट व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति रह रहे हैं वो सारे के सारे क्या शेयर होल्डर माने जाएंगे। फिर शेल्टर होम क्या आता है? शेल्टर होम का मतलब होता है कि ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत जिसके अधिनियम के अधीन अगर राज्य सरकार ने क्या है उसको गजट नोटिफिकेशन कर दिया है तो उसको क्या है शेल्टर होम कहा जाएगा। तो यहां तक अपने को डेफिनेशन क्लॉज सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है जी सर। हाँ हाँ। इसके बाद अपना जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 पे हाँ ये माइक ऑफ रखो भाई, माइक ऑफ रखो अपना। हाँ घरेलू हिस्सा की डेफिनेशन में क्या क्या देखेंगे हम। हाँ जो अपना अगला है
कि चैप्टर 2 में कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहा जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस हमने पढ़ चुके हैं। अगर इसको शॉर्ट लिया कंक्लूजन अगर करें, कंक्लूजन का मतलब कहता है कि यानी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के तहत रिस्पोंडेंट व्यक्ति क्या करता है, कोई एक्ट करता है या कोई ओमिशन करता है, कोई भी एक्ट करता है या कोई ओमिशन करता है, किसके विरुद्ध करता है, एग्रीव्ड पर्सन। जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसके विरुद्ध कोई एक्ट या ओमिशन करता है, ओमिशन करके क्या करता है, या तो उसके स्वास्थ्य को या उसकी सुरक्षा को या जीवन या अंग को, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, किसी प्रकार का क्या नुकसान कारित करता है, इंजरी पहुंचाता है या किसी प्रकार का अब्यूज करता है, चाहे तो वो अब्यूज कैसा हो, फिजिकली अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो या वर्बल या जो इमोशनल किसी प्रकार का अब्यूज है, अगर ऐसा कोई कार्य करता है। बी कहता है कि किसी दहेज की या कोई प्रॉपर्टी की या मूल्यवान प्रतिभूति की डिमांड करता है, अगर ऐसी कोई डिमांड करता है या ऐसी कोई नुकसान पहुंचाना का कार्य करता है या संकटापन कार्य करता है। तो सी में क्या करता है, सी में कहता है जो ए और बी के तहत अगर किसी प्रकार का नुकसान कारित करता है या धमकी का प्रभाव रखता है। और डी में कह रहा है कि ऐसी धमकी के प्रभाव के साथ एग्रीव्ड पर्सन को इंजरी पहुंचाता है जो या उत्पीड़न कारित करता है, जो शारीरिक रूप से भी या मानसिक रूप से अगर किसी प्रकार का भी नुकसान करता है तो उसको क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा। तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है। डोमेस्टिक वायलेंस में हम ये देखते हैं अब्यूज जो होते हैं, अब्यूज किस किस को कहा जाएगा। अब्यूज में जो फिजिकली अब्यूज है, फिजिकली अब्यूज में किसको इंक्लूड किया गया है, फिजिकली अब्यूज में ये कहता है कि उस एग्रीव्ड पर्सन के शारीरिक पीड़ा कारित करता है, जैसे जीवन अंग स्वास्थ्य या उसको कार्य नुकसान कारित करता है, या उस पे असोल्ट या फिर क्या आपराधिक अधिचार या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, कि असोल्ट करता है या क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है। जो भी सेक्सुअल अब्यूज में कहता है कि ऐसा लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण करता है जो कि गरिमा का दुरुपयोग करे या अपमान तिरस्कार कारित करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है। यानी क्या करता है कि एनी कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूज ह्यूमिलिटीज डिग्रेड्स ऑफ अदरवाइज वोलेट द डिग्निटी ऑफ वोमेन, अगर उस वोमेन की डिग्निटी को हर्ट करता है, या वर्बली और इमोशनल में क्या आता है, इमोशनल और वर्बली में मतलब आता है ए और बी। ए में कहता है उस महिला का अपमान या तिरस्कार कारित करता है या गालियां देते हैं या विशेष रूप से संतान न होने के बारे में क्या है उसको टीका टिप्पणी करते हैं या कोई सेंटेंस कहते हैं। यानी बी में कह रहा है ऐसा कोई शारीरिक पीड़ा कारित करता है या धमकियां देते हैं, या आर्थिक अब्यूज में क्या आएगा, आर्थिक अब्यूज में कहता है कि उसकी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है उसका ट्रांजैक्शन करता है या स्त्री धन का दुरुपयोग करता है, तो उसको क्या आर्थिक या इकोनॉमिक अब्यूज माना जाएगा। तो ये क्या है हमने अब्यूज में देखे हैं। और अब्यूज में कहता है जो इसका एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये कहता है कि यह अवधारित करने का प्रयोजन के लिए कि व्यथित व्यक्ति कोई कार्य करता है, लोभ करता है या करने का आचरण भी करता है तो घरेलू हिंसा का गठन करेगा, संपूर्ण तथ्य और परिस्थितियों का पर विचार किया जाएगा। इसमें क्या है, क्या क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर होगा। तो ये हमारे क्या है डोमेस्टिक वायलेंस में अपने को देखना है कि किसी भी महिला के अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन को रिस्पोंडेंट के द्वारा या रिस्पोंडेंट के जो भी रिलेशन में रह रहे हैं अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान कारित करते हैं तो वो क्या है डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। अब चैप्टर थर्ड में ये कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस ऑफिसर, यानी यहाँ पे क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटी होंगे। तो चैप्टर 2 तक क्लियर सभी को? जी सर। ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है, ओके। हाँ अब देखो चैप्टर थर्ड ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर के क्या क्या ड्यूटीज और पावर होंगे। जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ये कहता है कि प्रोटेक्शन अधिकारी के जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन,
यानी ये कह रहा है कि जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर या प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर कोई सूचना देता है, एग्रीड पर्सन क्या करता है, या एग्रीड पर्सन या एनी पर्सन किसी प्रकार की कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है या हो चुकी है या होने की संभावना है, ऐसा कोई कार्य हो रहा है, अगर उसकी सूचना कि कोई भी व्यक्ति किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को देता है या मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस अधिकारी को देता है या प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी को कोई देता है, तो सब क्लोज 2 में ये कहता है उसके ऊपर किसी प्रकार की क्या है, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार की सिविल और क्रिमिनल, यानी वहां पे सिविल और क्रिमिनल किसी प्रकार की कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो गुड फेथ में, यानी वो कार्रवाई है वो गुड फेथ की हुई होनी चाहिए। अगर जिसने उसको गुड फेथ में अगर कार्रवाई की है तो उसको क्या माना जाएगा कि वो उसके विरुद्ध कोई भी अगेंस्ट कोई भी क्या है एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक वो सद्भावपूर्वक रूप से उसने कार्रवाई की है। सब क्लोज जो इसका सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 कहता है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी होगी कि जैसे ही प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर या अदर पर्सन से अगर कोई भी क्या है इंफॉर्मेशन मिली है, किसको, पुलिस ऑफिसर को या सेवा प्रदाता को या मजिस्ट्रेट को, तो इनकी ड्यूटी बनती है कि उस महिला को, जिस महिला के साथ एग्रीड जो पर्सन है उसके साथ जो भी हिंसा हुई है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, उसको क्या है जानकारी देगा। किस किस की जानकारी दी जाएगी, जो पहले ये कहता है कि जो 17 यानी 18 से लेके 22 तक जो भी ऑर्डर हैं उन ऑर्डरों के बारे में जानकारी दी जाएगी, और उसको क्या क्या होगी, यानी पहले तो उसके ऑर्डर के बारे में बताएगा, फिर उसको कि जो सेवाएं उसमें उपलब्ध जो क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कि एबिलिटी ऑफ सर्विस ऑफ ए प्रोवाइडर, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और उस संरक्षण अधिकारियों द्वारा सेवाएं क्या क्या दी जाती हैं, और जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा निःशुल्क जो सेवा दी जाती है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और उसके साथ ये देंगे 498 ए के तहत क्या क्या फाइल किया जा सकता है, किस तरीके से करना है, ये भी उसको जानकारी दी जाएगी। फिर सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर वो महिला वहां एग्रीड पर्सन जो भी रिस्पोंडेंट है उसके साथ नहीं रहना चाहती या उस घर में नहीं रहना चाहती है, तो उसको क्या है आश्रय गृह के कर्तव्य होंगे, यानी आश्रय गृह में छोड़ा जा सकता है। तो वहां पे शेल्टर होम जो होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसकी ये होती है कि कोई भी व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी कोई ऐसी एप्लीकेशन देता है, तो वहां का जो बारसाधक अधिकारी होता है, वो बारसाधक जो अधिकारी होगा उसको आश्रय उपलब्ध कराएगा, यानी जैसे अनुरोध किया जाता है तो वो बारसाधक अधिकारी उसको क्या है शेल्टर होम क्या है प्रोवाइड करवा देगा। ये क्या है सेक्शन 6 में। 7 ये कह रहा है कि जो चिकित्सकीय सुविधाओं का क्या ड्यूटी होगी, जो मेडिकल फैसिलिटी है उनकी क्या होगी, कि जैसे ही मेडिकल एचओडी को या जो पार्षद अधिकारी है उस मेडिकल ऑफिसर को अगर कोई भी अनुरोध करता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, चाहे तो कोई एग्रीड पर्सन करता है या सर्विस प्रोवाइडर करता है या प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है, तो वो क्या करेगा, उसकी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराएगा, यानी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराएगा। सेक्शन 8 कहता है जो सर्विस अपना क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या होता है, वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो सरकार के द्वारा क्या अपॉइंट किया जाता है, और उस वो सरकार के द्वारा अगर अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या अनुभव होगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी पब्लिश किया गया जो कि परफॉर्मा नंबर 3 में भर करके दी जाती है उसके तहत उसकी क्वालिफिकेशन क्या है फिलफुल करनी होती है, उसी को प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, और जहां तक संभव हो वहां पे महिला को ही अपॉइंट किया जाएगा। हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। ठीक है, ओके। हाँ, सेक्शन 9 देखो, सेक्शन 9 ये कहना चाहता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी क्या क्या ड्यूटी होंगी, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि जैसे ही कोई डोमेस्टिक वायलेंस की अगर कोई घटना रिपोर्ट आती है तो उसको, यानी ये तो एक तो रिपोर्टें जो भी उसके लिए जो संरक्षण ऑर्डर होते हैं उन ऑर्डरों के बारे में जानकारी देना होगा, और क्या करेगा उसके जो सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो भी किसके जो विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनमें सहायता करेगा, या उसकी एक एप्लीकेशन वो अगर वांछा करती है कि मेरे को ये क्या है सुविधा चाहिए तो उसकी एक रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी। ये सौंपने का कार्य क्या है इसका होगा, तो
यानी अगर वो चाहता है कि एग्रीड महिला अगर ये चाहती है कि मेरे को शेल्टर होम में जाना है, तो शेल्टर होम की एक रिपोर्ट बना करके उसको सौंपी जाएगी, या ये रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने को भी प्रेषित की जाएगी। तो ये इसकी क्या है, ड्यूटी है। यानी ड्यूटी अपने देखनी है कि कहाँ से कहाँ, ए से लेके जै तक और ए से लेके आई तक जो है इसकी 9 ड्यूटियां दे रखी है। तो 9 ड्यूटियां अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद सेक्शन 10, सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 ये कहता है सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है। सर्विस प्रोवाइडर का काम ये होता है कि पहले तो ये जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना होता है, और वो इस संगम या कंपनी के तहत रजिस्टर्ड करवा लेता, तो उसका कार्य क्या होता है, जो भी महिलाएं होती है उसके अधिकारों को सुरक्षा करने का मुख्य कार्य होता है। और उसके पास क्या है, एक रजिस्टर रखना होगा, और उसमें हर चीज तरीके के राज्य सरकार ने जो अपॉइंट किए गए उसके तरीके के मेंटेनेंस रखेगा। फिर अगर वहां पे अगर वो एग्रीड पर्सन वांछा करती है, अगर वांछा करती है तो एक डीआईआर रिपोर्ट बना करके क्या करेगा, उस मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, जो प्रोटेक्शन अधिकारी को भी भेजने का कार्य होगा। किसकी ड्यूटी है, सर्विस प्रोवाइडर की। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसकी ये ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट को भी एक रिपोर्ट भेजेगा, या जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको भी क्या है, एक रिपोर्ट बना करके देगा। फिर सेक्शन जो 11 है, सेक्शन 11 कहता है कि राज्य सरकार की क्या ड्यूटी होगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी है कि प्रत्येक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइम टू टाइम क्या करेगी, मीडिया के द्वारा अपने विज्ञापन जारी करेगी, जिससे उस महिलाओं के प्रति जागरूकता उसके या उसका प्रचार प्रसार करेगी, या उसके संबंध में क्या है विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट करेगी, जिससे क्या है उनको पता चल सके कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर इस तरह की होती है तो वहां पे कि उसको क्या क्या फायदा मिल सकता है, क्या क्या वो सुविधा ले सकती है, इनके बारे में नॉलेज देगी। फिर अपना जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 तक सभी को क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक। हाँ, चैप्टर जो हमारा 5 है, 4 है, 4 कहता है अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, कि प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ क्या क्या होगी। यानी पहले तो कहता है सेक्शन 12 में कहता है मजिस्ट्रेट को आवेदन कैसे किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को आवेदन क्या है, कोई भी एग्रीड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर या जो भी एग्रीड पर्सन है उसका कोई भी रिलेशन में है, कोई भी ऐसा अदर पर्सन क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट को भी आवेदन कर सकता है, या क्या करेगा उस आवेदन के तहत 2 में कहता है अगर वहां पे ऐसी इच्छा की जाती है, ऐसी क्या है रिलीफ की अगर मांग की जाती है, तो वहां पे अगर प्रत्यर्थी द्वारा की घरेलू हिस्सा के द्वारा अगर कोई कार्य क्षति हुई है, कोई इंजरी पहुंचाई है, या कोई प्रतिकार नुकसान किया है, तो उसके लिए वाद संस्थित किया है। अगर क्या है सूट इंस्टीट्यूट किया है, तो ऐसे व्यक्ति के अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव डाले तो प्रतिकूल या नुकसान के समुदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जा सकता है। यानी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कोई भी आदेश जारी कर सकता है। तो सेक्शन 12 में अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी एग्रीड पर्सन या एग्रीड पर्सन की तरफ से कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर या एग्रीड पर्सन के रिलेशन में कोई भी अदर व्यक्ति मजिस्ट्रेट को एक क्या आवेदन करेगा, एप्लीकेशन भर के देगा। उस एप्लीकेशन के तहत अगर उसने क्या वांछा की है या क्या इच्छा चाहिए है, उसमें क्या रिलीफ चाहिए, उस तरीके का एक क्या है वाद या सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, और उस सूट इंस्टीट्यूट होने पे उसको रिलीफ का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और वो जैसे ही क्या रिलीफ का ऑर्डर करेगा, तो उसके तहत क्या है कुछ इसने ये कर रखे है कि जैसे एप्लीकेशन आएगी तो उस एप्लीकेशन के क्या है, एप्लीकेशन की पहली तारीख नियत की जाएगी, कब 3 दिन, जैसे एप्लीकेशन आती है उस 3 दिन के अंदर अंदर उसकी डेट निर्धारित कर दी जाएगी, और 60 दिन में क्या है उसको डिस्पोजल किया जाएगा। फिर सेक्शन 13 में कहता है कि जैसे ही अगर सुनवाई की तारीख तय हो जाती है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर या अदर व्यक्ति जो विहित परफॉर्मे में है 2 दिन में उसकी क्या करेगा, तामील करवाएगा या अगले व्यक्ति को सूचना दे देगा। और जैसे ही सूचना दे दी जाती है, तो उसकी सूचना के तहत प्रत्यर्थी मजिस्ट्रेट को निर्देशित अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है तो प्रतिकूल साबित नहीं हो जाती है, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि तामील हो चुकी है। तो ये सेक्शन 13 में ध्यान रखना है। 14 क्या कहता है कि 14 का मतलब काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग कब की जाएगी, काउंसलिंग का मतलब है कि मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत अगर कार्रवाई की कोई भी स्टेज है, तो उस समय अगर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति अकेला या संयुक्त है, सेवा प्रदाता के किसी भी सदस्य को जो परामर्श में ऐसी अहर्ता या अनुभव रखता हो, विहित की जाएगी और परामर्श देने के लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है।
यानी एक काउंसलिंग की जाएगी, कोई भी स्टेज हो सकती है, चाहे तो इंक्वायरी हो, ट्रायल हो या जजमेंट हो। अगर इस किसी भी स्टेज के ऊपर क्या है, कोई भी क्या है एक काउंसलिंग की करवाई जा सकती है, और उस काउंसलिंग में जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने का होगा। उस काउंसलिंग में 2 महीने में अगर कोई काउंसलिंग करवाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट को पेश करनी होती है। अगर वहां पे मामला कंप्रोमाइज हो जाता है तो क्या है, वहां पे मामला डिस्पोजल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो रिपोर्ट आगे जाके एविडेंस में काम में ली जाएगी। इसके बाद जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 कहता है वेलफेयर वेलफेयर एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है। वेलफेयर जो एक्सपर्ट है वो कहीं पर भी अपॉइंट किया जा सकता है, और वो चाहे उस महिला का जानकार भी हो सकता है और क्या है जानकार भी न भी हो। तो इसमें क्या कहता है, इस अधिनियम के तहत अगर किन्हीं कार्रवाइयों में अगर मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों के अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यतीत व्यक्ति की नातेदार हो, चाहे तो वह रिलेशनशिप में हो चाहे नहीं हो, वह ठीक अगर ठीक समझे, जिसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, अगर परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है तो ऐसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। परिवार के सेवाओं में अगर लगा हुआ है तो ऐसी क्या है सेवाएं प्रोवाइड करवा सकता है। 16 जो है 16 सेक्शन है, ये कह रहा है कि ऐसी अगर प्रोसीडिंग की जाएगी तो वहां पे क्या है, बंद कमरे में या कैमरा ट्रायल की जाती है। अगर वहां पे कैमरा ट्रायल कब की जाएगी, या तो पार्टी क्या करती है, पार्टी डिजायर करती है या वांछा करती है, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैमरा ट्रायल होनी चाहिए तो वहां पे कैमरा ट्रायल की जा सकती है। फिर सेक्शन जो 17 है, हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर है। जी हेलो, सर। 17 में देखो, 17 में अपने को क्या कर रहा है कि अगर साझी गृहस्थी में निवास करने का राइट, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस जिस महिला के साथ हुई है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस जिस महिला के साथ हुई है वो क्या कर सकती है, अगर साझी गृहस्थी में रह रही है, पहले से रह रही थी, तो वो साझी गृहस्थी में रहने का राइट रखेगी और व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी भी साझी गृहस्थी से किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा। अगर वो पहले से उस क्या है, अगर क्या है शेयर होल्डर में रह रही थी जिस समय, और अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी, तो बाद में उसको क्या है बेदखल या डिस्पजेज नहीं किया जाएगा। फिर क्या है सेक्शन 18, सेक्शन 18 में कहता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या क्या किया जा सकता है, ये किया जाता है प्रथम दृष्टा अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि समाधान होता है वास्तव में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो ए से ले जी तक कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, उस महिला के हिस्सा में अगर कार्य सहायता की है या दुष्प्रेरण नहीं करेगा, क्या क्या कार्य नहीं करेगा, पहला तो ऐसा कोई एक्ट नहीं करेगा, या उस महिला को अबेट नहीं करेगा, या उस में अगर वो अपने बच्चों को या छोड़ने जाती है, लेने जाती है स्कूल में, तो वहां पे उसका पीछा नहीं करेगा, या किसी तरीके का क्या है संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा। किसी भी प्रकार, चाहे तो वर्बल हो, चाहे रिटन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया जाएगा। ना ही उसके किसी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है उनको ट्रांजैक्शन को क्या है ट्रांजैक्शन को करेगा। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सेक्शन 18 देना। सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 में कहता है कि निवास आदेश क्या है, रेजिडेंस ऑर्डर क्या होगा। रेजिडेंस ऑर्डर में अगर मजिस्ट्रेट को यहाँ ऐसा लगता है कि समाधान हो जाता है तो वो आवेदन को निपटाने के लिए क्या ऑर्डर जारी कर सकता है, कि ये कह सकता है कि उस महिला को उस गृहस्थ में से घर से बेकब्जा नहीं किया जाएगा और उसी मैनर से किसी प्रकार का विघन या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, वहीं रहने दिया जाएगा। अगर प्रत्यर्थी को क्या किया जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है मजिस्ट्रेट, क्या लगा सकता है, ये कह सकता है अगर प्रत्यर्थी उसमें साथ में रह रहा है तो उसको अलग से रहने के लिए कहा जा सकता है, अलग रहने के लिए कहा जा सकता है, या वहां पे व्यथित व्यक्ति निवास करता है तो अगर अवरुद्ध करता है, रोकता है, तो फिर उसको नहीं रोकेगा। यानी क्या करता है, एक तो अलग रहने के लिए ऑर्डर किया जा सकता है, या साझी गृहस्थी के किसी भाग में अगर व्यथित व्यक्ति निवास करता है तो उधर प्रवेश करने का ऑर्डर नहीं होगा, कि वो उसके घर में नहीं आएगा, या उसके ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, या कोई चार्जेज है तो उसको अगर इनकम हो रही है तो उसको इनकम मिलती रहेगी, अगर वो चार्जेज है तो वो भरेगा। और फिर क्या करा है, ये सारे क्या है सेक्शन 19 में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त क्या कर सकता है, इसके अतिरिक्त और भी ऑर्डर जारी कर सकता है। अगर वहां पे अगर संतान है तो संतान की सुरक्षा की बात कह सकता है, या उसकी सुरक्षा के साथ साथ क्या है एडिशनल कोई खर्चे वगैरह हैं वो भी इम्पोज किए जा सकते हैं, या युक्तियुक्त तो अगर आवश्यक समझता है तो वहां से क्या है अगर उसे बॉन्ड पत्र या सिक्योरिटी श्योरिटी भी भरवाई जा सकती है। और वो प्रोसीजर कैसे अपनाया जाएगा, जो 1973 का जो प्रोसीडिंग है जो चैप्टर 8 में है दिया गया है, उस प्रोसीडिंग को अपनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अपने को जो मॉनेटरी रिलीफ है, मॉनेटरी रिलीफ में जो हमने अभी देखा था, मॉनेटरी रिलीफ में अगर किसी प्रकार का उसको नुकसान हुआ है तो नुकसान होने के लिए कोई भी हानि या क्षतिपूर्ति पूरी करने के लिए क्या है उसके उपार्जन जो होते हैं इनकम के साधन है वो अगर उसने क्या है लॉस कर दिए हैं, या जो मेडिकल फैसिलिटी है वो खर्चे सारे देगा, या उस पे कोई क्या संपत्ति का नुकसान कार्य किया है तो वो भी खर्चे देगा। और उसके साथ साथ अगर प्रोसीडिंग है तो वो जो 125 सीआरपीसी के तहत है वो भी क्या है चलाई जा सकती है। इसके साथ साथ क्या कर सकता है, अदर अगर कोई भी फायदा है तो वो फायदा भी दिया जाएगा। ये अपने को क्या है मॉनेटरी रिलीफ में देखना है। हाँ, इसके बाद जो अपना 21 है, 21 में कहता है अभिरक्षा या कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर में क्या किया जा सकता है, उस महिला की कस्टडी भी हो सकती है या उसके संतान जो है उनको भी कस्टडी का ऑर्डर दिया जा सकता है। इसके बाद जो कंपनसेशन ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर में क्या कर सकता है, अगर उस महिला के अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा समाधान हो जाता है कि वास्तव में नुकसान हुआ है तो उसको जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो मानसिक यातनाएं दी गई हैं या भावनात्मक जो कष्ट हुए हैं उसके लिए कंपनसेशन का ऑर्डर भी पारित कर सकता है। और जो सेक्शन 23 है यानी वो जो ऑर्डर कैसे कियागा, यानी जैसे ही अगर 23 में ये कहता है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर या एक्स पार्टी ऑर्डर भी जारी कर सकता है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान कोई भी ऑर्डर जारी किया जा सकता है, या अगर जो रिस्पोंडेंट व्यक्ति है अगर नहीं पेश होता है तो वहां पे एक्स पार्टी ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। फिर 24 में कहता है कि जो ऑर्डर पारित किया गया है तो उसकी न्यायालय क्या करेगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी उस एग्रीड पर्सन को देगा, वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। 25 में कहता है ये जो है आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन क्या होगा, तो अगर स्टेटस है स्टेटस चेंज हो जाता है तो स्टेटस जैसे चेंज होता है तो उस चेंज के तहत उसको क्या है अल्टरेशन या वहां पे अल्टरेशन का कोई भी ऑर्डर जारी किया जा सकता है। 26 में कहता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा अगर कहीं पे कोई अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो वो अगर बताए जाते हैं मजिस्ट्रेट को तो वहां पे क्या है सेट असाइनमेंट किया जा सकता है और वो फायदे भी साथ साथ चलते रहेंगे। ये क्या है 26 में कह रहा है। 27 जो करा है जुरिस्डिक्शन क्या होगी, यानी कहां पे केस दायर किया जाएगा, तो ये कहता है कि जहां पे प्रत्यर्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है या कोज ऑफ रीजन अराइज हुआ है, यानी क्या कहता है रिस्पोंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस इज एम्प्लॉयड है या कोई इस अधिनियम के अधीन कोई भी समस्त भारत में ये क्या है लागू होंगे। अगर ये इस तरीके का कोई ऑर्डर जारी किया गया तो पूरे इंडिया में अप्लाई कराए जाएंगे। तो यहां तक सभी को क्लियर है? जी सर। ओके ओके ओके। हाँ 28 देखो, 28 में ये कहता है प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा। प्रोसीजर जो भी यानी सेक्शन 12, 18 और 20, 22 तक क्या है जो प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, जो सीआरपीसी में हमारे दे रखा है, सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दे रखा है वही अडॉप्ट किया जाएगा, यानी सीआरपीसी में अडॉप्ट किया जाएगा या 23 की जो धारा 2 में बताया गया है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ पे न्यायालय क्या है वहां पे डिस्क्रिएशन पावर रखेगा कि क्या कौन सा अडॉप्ट करना है वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड होगा। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है 5 आता है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो 5 आएगा। 5 में हमारे को ये देखना है यानी जो 30 सेक्शन 30 है इसमें क्या मिसलेनियस 30 में कहता है संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों को लोक सेवक मानना, यानी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या माने जाएंगे,
यानी वो लोक सेवक माने जाएंगे। और आईपीसी के जो 21 सेक्शन में जो लोक सेवक बताया गया है कि जो उसमें बताया गया 12 जो स्टेजेस बताए गए, उस 12 स्टेजेस में लास्ट कहता है कि कोई व्यक्ति जो अपने कार्य के बदले अगर सरकार से वेतन प्राप्त करता है उसको क्या है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो इनको लोक सेवक को और सर्विस प्रोवाइडर को लोक सेवक की श्रेणी में इंक्लूड किया गया है। 31 में कह रहा है कि संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति, यानी जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट क्या करता है, अगर रिस्पोंडेंट किसी भी आदेश का ऑर्डर का क्या कर रहेगा, अगर क्या करता है इम्पीचमेंट कर देता है या भंग कर देता है तो उसके ऊपर क्या है 1 साल की सजा और 20,000 रुपए तक जुर्माना उसके ऊपर दंडित किया जा सकता है। फिर ये जो 32 करा है कि संज्ञान और सबूत, यानी इसका जो कोग्निजेंस है कैसे लिया जाए, जो कोग्निजेंस लेने का प्रोसीजर जो सीआरपीसी में बताएगा उसी के तहत उसको क्या है कोग्निजेंस लिया जाएगा। 33 में कह रहा है कि प्रोटेक्शन अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शास्ति क्या होगी, यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है या इम्पीचमेंट करता है या असफल रहता है या डिनाई करता है तो वहां पे सेम रहेगी। यानी जो भी क्या है रिस्पोंडेंट व्यक्ति और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों की क्या है शास्ति या पेनल्टी है एक जैसी है। वहां भी क्या है, वहां पर भी कह रहा है कि 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 20,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 34 में कह रहा है कि संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, प्रोटेक्शन अधिकारी द्वारा किए गए अपराध है वो कोग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, तो इसमें यह कह रहा है संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अभियोजन या अन्य विधि की कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी। ये ध्यान रखना है, कब तक नहीं की जाएगी, जब तक राज्य सरकार या निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा। यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसकी ड्यूटी जो 9 अंपट क्या है वो 9 ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर वो इस प्रकार का कोई ऑर्डर का इम्पोज क्या करता है पालन नहीं करता है, इम्पीचमेंट करता है या भंग कर देता है, तो अगर उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, प्रोसीडिंग चलानी है, तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 35 में कहता है गुड फेथ में, अगर 35 कह रहा है अगर कोई ऐसी कार्रवाई प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करता है गुड फेथ में करता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का सूट नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी कार्रवाई अगर ऐसी की है कि अधिनियम के तहत अगर बनाए गए किसी नियम के आदेश के दौरान अगर गुड फेथ में कोई कार्रवाई की गई है या किए जाने के लिए आसियत है तो संभाव्य या नुकसान के लिए भी वाद अभियोजन या अन्य कार्रवाई के संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रोटेक्शन अधिकारी ने गुड फेथ में अगर कोई कार्रवाई की है तो वहां पे उसके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं लाया जाएगा या उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। इसको यहाँ पे क्या है एक एक्सेप्शन मिल गया। यानी क्या कह रहा है कि जो 33 में क्या है इसको ऊपर जो इम्पोज किया गया है वहीं 35 में क्या है एक तरीके से एक्सेप्शन दिया गया है। अगर उसने कोई कार्रवाई ऐसे गुड फेथ में की है तब तो इम्पोज नहीं किया जाएगा, अगर वहां पे गुड फेथ में नहीं की है तो उसको सजा हो सकती है। 36 में कह रहा है कि अधिनियम का अन्य विधि के अल्पीकरण न होगा, कि इस विधि का अदर लॉ के से कम नहीं किया जाएगा, कि अगर अदर लॉ में कहीं भी अगर कोई बेनिफिट है तो वो इससे ये नहीं कहा जाए कि यहाँ पे आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस में भी उसका लाभ दिया जाएगा। 37 में कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रूल बनाएगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस के रूल हैं वो रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो इस तरीके से अपना क्या है ये एक कंक्लूजन है हमने क्या है डोमेस्टिक वायलेंस का कर लिया है। तो आगे अपन क्या है अगली क्लास में ये करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है इसके करेंगे।